हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग भूमि संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, भूमि संसाधन क्या है। देखिए, भूमि संसाधन हम लोग को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि भूमि पर ही हमारे मनुष्य के नैतिक क्रिया संपन्न होती है। भूमि पर ही को अन्य फसलों को लगाकर हमने अपने जीविका को उपार्जन करते हैं। भूमि पे ही अन्य खनिज पदार्थ मिलते हैं। इसलिए भूमि क्या है, भूमि संसाधन मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। देखिए, भूमि पर 30% जो होते हैं पर्वत होते हैं और पठार 27% है, और मैदानी भाग जो खेती करने योग्य भाग है जो 43% है। तो भूमि के ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं, जिस पर वनस्पति उगते हैं। वनस्पति के मतलब होता है पेड़ पौधा जिस पर उगते हैं, उसी को मृदा कहते हैं। मृदा के एक और परिभाषा होता है, चट्टानों के टूटने फूटने से चूर चूर होने से प्राकृतिक और भौतिक परिवर्तन से अपघटित प्रमाण को मृदा कहते हैं। भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसमें पहला जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के अवसादों द्वारा। अवसादों के मतलब क्या होता है, जो नदी की पानी होती है, वो पानी जो होती है, पानी के साथ में, नदी के पानी के साथ में कुछ मिट्टी भी रह जाता है। वही जो है, उसी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग को जलोढ़ मृदा कहते हैं। भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार 6.4 करोड़ हेक्टेयर है, जिनमें गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र के ज्यादा अहम भूमिका है। इस जलोढ़ मृदा हम लोग 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला खादर कहते हैं, दूसरा को बागर कहते हैं। जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसको खादर कहते हैं। खादर कैसे याद करेंगे इसको, जब वह नवीन जलोढ़ मृदा होती है, नई मृदा होती है, तो खादार के जलों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, इसलिए इसको खादर कहा जाता है। बांगर मृदा इसको कहेंगे, जो पुराने जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर कहते हैं। देखिए, इस मृदा में पोटास, फास्फोरस, चूना की प्रधानता होती है। इसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी होती है। यह मृदा उपजाऊ होने के साथ साथ अन्य फसलें भी, सभी फसलों को रोपने में सक्षम होती है। यह मृदा में सबसे अधिक जनसंख्या कायम रहती है, और यह मृदा महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, अन्य राज्यों में, बिहार राज्यों में भी विस्तारित है। हम लोग को दूसरा का मृदा है काली मृदा। काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टान और ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। इसका काला रंग होता है, क्योंकि एल्युमिनियम और लोहा की मात्रा होने के कारण यह काला प्रतीत होता है। यह मृदा में जल को ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जिनके कारण बिना सिंचाई किए हुए इन पे कपास की खेती की जा सकती है। इसलिए इस पे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। स्थानीय में इसे रेंगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। रेंगुर मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां के जो मिट्टी होता है वह क्या होते हैं, बरसात में क्या होते हैं, पूरा गूंथ जाते हैं, उसको जोताई नहीं कर सकते। इसलिए मानसून आने से पहले वहां पे लोग क्या करते हैं, इस मृदा की जोताई कर देते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम और पोटास और चूना पत्थर की प्रधानता होती है, और इसमें केवल फास्फोरस की कमी होती है। और इसमें उर्वरक का प्रयोग कर अन्य फसल जैसे कि धान, गेहूं, दलहन फसल भी उगाई जा सकती है। इस मृदा का विस्तार भी भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर है। हम लोग को तीसरा मृदा है लाल मृदा। लाल मृदा का निर्माण अग्नेय चट्टानों को टूटने फूटने से हुआ है, जहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। इनका लाल होने का कारण है, इसमें लौहांश की मात्रा अधिक होती है, जिनके कारण यह लाल प्रतीत होता है। जब इसमें जल को आयोजित कर दिया जाता है, यह पीला रंग के हो जाता है, इसलिए यह पीला मृदा भी कहा जाता है। ये भारत में लगभग इसका विस्तार सबसे अधिक है, क्योंकि भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर इनका विस्तार है। यह जलोढ़ और काली मृदा से कम उपजाऊ होती है। इसमें उर्वरक का प्रयोग कर अनेक प्रकार की फसल उगाई जाती है, जैसे धान हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, अन्य फसलों उगाई जाती है, और इसमें ज्यादातर मात्रा में फल की खेती की जाती है। लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द को उत्पत्ति ग्रीक भाषा लेटर शब्द से हुआ, जिनका अर्थ ईंट होता है। इस मृदा का निर्माण उच्च तापमान वाले और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। यह मृदा के भारत में विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर है। यह मृदा में नगण्य की मात्रा, देखिए ह्यूमन्स की मात्रा नगण्य होती है, क्योंकि अधिक तापमान में होने के कारण उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं मर जाते हैं, और इसमें लोहांश और एल्युमिनियम की मात्रा होने के कारण यह भी लाल दिखाई देता है। इस मिट्टी में उर्वरक शक्ति बहुत ही कम होती है। इस मिट्टी में कहवा, चाय
और काजू का खेती उपयुक्त मानी जाती है। यह केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में विस्तृत है। हम लोग को 5वां मृदा का नाम है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार बालू वाले क्षेत्रों में हुआ है, जो राजस्थान में ज्यादा मात्रा में हुआ। राजस्थान के बालू वाले क्षेत्रों में मिट्टी के परत मिलती है जिसे हम मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। यह लाल और हल्का भूरा रंग का होता है। यह मृदा कम उपजाऊ होने के कारण इसमें उर्वरक का प्रयोग कर इसमें गेहूं, सरसों और धान की खेती की जाती है। इसके बाद हम लोग पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्र में इस मृदा का विस्तार हुआ है। पहाड़ों के बीच में जो मृदा का विस्तार होता है उसे हम पर्वतीय मृदा कहते हैं। देखिए, अब हम लोग भारत की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। भारत जो है पशुधन में विश्व में अग्रणी देश है, लेकिन विश्व में इसका योगदान नगण्य के बराबर माना जाता है, क्योंकि भारत में गायों को, पशुओं को चराने के लिए चरगाह की कमी है और उसके चारा की कमी है, इसलिए विश्व में इसका योगदान नगण्य के बराबर है। सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल है भूक्षरण क्या है। प्रकृति में उपस्थित प्राकृतिक दूतों द्वारा हवा और पानी द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया ही भूक्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है। इसके बाद देखिए आप लोग को जल क्रांतता क्या है। देखिए, एक ही भूमि पर जल क्रांतता क्या है। एक ही भूमि पर अधिक दिन तक जल उपस्थित होने के कारण वह मिट्टी में से पोषण तत्व विलय होकर जल में घुलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है, उसे हम जल क्रांतता कहते हैं। आप समोच्च कृषि से क्या समझते हैं? एक और सवाल है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? वैसे देखिए, वैसे कृषि जो खेत की पूर्णतः जुताई और कुड़ाई के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे हम समोच्च कृषि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समोच्च कृषि कहते हैं। अब देखिए, एक सवाल आप लोगों को परीक्षा में यह भी पूछा था, पवन अवरोधन वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है। तो देखिए, पवन अवरोधन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि की जाती है। जैसे कि मान के चला जाए, जिस क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में हवा के प्रभाव तीव्र है वहां पर घास के बड़ा ऊंचा पट्टी लगा दिया जाता है, जिसमें फसल को बर्बाद हवा उसके द्वारा फसल को बर्बाद नहीं कर पाता है। उस कृषि को हम लोग कहते हैं पट्टिका कृषि। तो इसको इस तरह परिभाषा दे सकते, पवन अवरोधन वाले क्षेत्रों में न घास के एक पट्टी बड़ी बड़ी ऊंची तक लगाकर फसलों को जो सुरक्षा की जाती है उससे हम पट्टिका कृषि कहते हैं। अब देखिए फसल चक्रण का है, एक ही भूमि पर बदल फसलों को रोपना ही फसल चक्रण कहलाता है। फसल चक्रण से लाभ क्या है? देखिए, फसल चक्रण से अनेक प्रकार के लाभ है। जो फसल चक्रण के एक ही भूमि पर बदल फसल रोपने से एक ही भूमि पर विषैले पदार्थ को संगठित नहीं हो पाता है, जिसके चलते मिट्टी का उर्वरा शक्ति बना रहता है। इसलिए हम लोग को एक ही भूमि पर फसल को बदल कर रोपना अनिवार्य है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में हो सके जितना उतना शेयर कीजिए और आप लोग क्या कीजिए, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम आप लोग को